डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम नीतीश कुमार का मोतिहारी दौरा, केसरिया बौद्ध स्तूप के पास बन रहे म्यूजियम का निरीक्षण, ताजपुर में पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पुस्तकालय का किया उद्घाटन। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन जमकर हुआ हंगामा, एजेएसयू ने की स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। कॉलेज के लिए 5 लाख कमीशन का आरोप, कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने कमीशन वाले वायरल ऑडियो को बताया फर्जी। मुख्यमंत्री निवास में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक, कैबिनेट बैठक के लिए गए बड़े फैसले। कैबिनेट ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों के निराकरण वापसी संबंधी प्रक्रिया को अनुमोदित किया। हजारीबाग में एनआईए ने अचानक दी दबिश, एनआईए के साथ एटीएस टीम ने संदिग्ध आतंकी शहनबाज आलम के घर की छापेमारी में प्रिंटिंग मशीन बरामद। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की खबरों से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार मोतिहारी पहुंचे। मोतिहारी के केसरिया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी साथ में मौजूद थे। केसरिया पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले केसरिया बौद्ध स्तूप के पास बन रहे म्यूजियम का निरीक्षण किया। उसके बाद ताजपुर में पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया। साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बने अत्याधुनिक पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री केसरिया मिडिल स्कूल में लगाए गए विज्ञान प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। फिर विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने मिडिल स्कूल में लगाए गए विज्ञान प्रदर्शनी का निरीक्षण करने के दौरान स्कूली छात्रों से उनकी पढ़ाई का हाल भी जाना। केसरिया में अपने निरीक्षण पर कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मोतिहारी के डीएम सहित अन्य अधिकारी को कई निर्देश भी दिए। अररिया जिला के पलासी थाना परिसर बुधवार को एक अलग ही दृश्य का गवाह बना, जब पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार ने जनता दरबार का आयोजन किया। बिहार सरकार के निर्देश अनुसार जनता और पुलिस के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने तथा पुलिस के प्रति नकारात्मक धारणा को दूर करने के उद्देश्य से यह पहल की गई। थाना पहुंचते ही एसपी अंजनी कुमार का सिपाहियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने सीधे जनता दरबार का रुख किया, जहां करीब 2 दर्जन से अधिक फरियादी अपनी अपनी समस्या और शिकायतों के साथ उपस्थित थे। फरियादियों ने खुले मंच पर अपनी बात रखी और पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से हर मुद्दे को सुना। जनता दरबार में उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे पुलिस और जनता के बीच विश्वास की नई नींव रखी जा रही है। कई फरियादियों ने बताया कि पहली बार उन्हें अपनी समस्याओं को सीधे शीर्ष पुलिस अधिकारियों के सामने रखने का अवसर मिला। इस मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुशील कुमार और सर्कल इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सिंह भी मौजूद थे। जनता दरबार ने यह संदेश दिया कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था की रखवाली नहीं करती, बल्कि जनता की आवाज सुनने और न्याय दिलाने की भी तत्पर है। तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी छात्रावासों में अवैध रूप से रह रहे छात्रों पर जिला प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई की। पुलिस बल के साथ एसडीएम सिटी, डीएसपी और विश्वविद्यालय प्रशासन की संयुक्त टीम अचानक हॉस्टल परिसर पहुंची और कमरों की गहन जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान वातावरण तनावपूर्ण दिखा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ जांच में जुटे रहे। जांच अभियान की शुरुआत सबसे पहले PG1 छात्रावास से की गई। टीम ने एसडीएम विकास कुमार, सिटी डीएसपी अजय चौधरी, विश्वविद्यालय की DSTWU तथा सभी छात्रावासों के अधीक्षक शामिल थे। सभी अधिकारियों ने संयुक्त रूप से हॉस्टल के प्रत्येक कमरे का निरीक्षण किया। कार्यवाही शुरू होने से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी अधीक्षकों से अवैध रूप से रह रहे छात्रों की सूची भी मांगी, जिसके आधार पर एक एक करके कमरों को चेक किया गया। जिन छात्रों पर संदेह था, उनके संबंधित दस्तावेज और वैधता के प्रमाण पत्र मांगे गए।
इस दौरान कई छात्रों ने अपनी ओर से वैधता साबित करने के लिए पहचान पत्र, एडमिशन स्लिप और शुल्क रसीदें भी अधिकारियों को दिखाई। अधिकारियों ने उन दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर स्थिति स्पष्ट की। देखिए, एसडीएम साहब ने बहुत ही डिटेल से ब्रीफ किया है कि ये इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट है ये। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ यूनिवर्सिटी का, वो अपना काम कर रही है। जो भी अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंसी है, और चूंकि ये 2 महीना पहले ही सबको नोटिस दिया गया है और अनाउंसमेंट भी हुआ था, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम वो ऑलरेडी खाली हो चुका है। और जो हॉस्टल और जिस कैंपस के जो पदाधिकारी हैं, सबकी मौजूदगी में ठीक ढंग से और पीसफुली इसको वेकेट कराया जा रहा है। और इसमें छात्रों का भी एकदम जो सहयोग होना चाहिए वो हो रहा है। हमने उनको समझाया भी था उस दिन कि आप लोग सभी पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, और अगर कोई बात कही जाती है कानून के अंतर्गत तो उसका पालन किया जाना चाहिए। तो सब चीजें ठीक से हो रही हैं। कागज बढ़ाएं और काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। पानी की सुविधा ये वर्षों की समस्या है। तो कोई भी चीज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अभी बजट में भी पास हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अभी सीनेट की बैठक, सिंडिकेट की बैठक, बजट बन रहा है। शेखपुरा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां जमीन जायदाद के विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई से दुश्मनी के साथ साथ अपनी ही बुजुर्ग मां पर भी अत्याचार किया। पीड़ित मां का आरोप है कि जमीन को लेकर छोटा भाई कई सालों से झगड़ा कर रहा है, धमकाता है और घर में डर का माहौल बना देता है। विरोध करने पर उसने उनकी पिटाई की, बासा खाना दिया और यहां तक कि उनकी टांग तोड़कर घर से बाहर फेंक दिया। परिवार का कहना है कि वे वर्षों से थाना और प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि वाकई में दोनों भाई में हिस्सा तो होना चाहिए। आधा का हकदार वो भी, आधा का हकदार हम भी हैं। और रह गई एक माँ की बात, तो माँ जिनके तरफ रहना चाहती है, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर माँ कहेगी हम छोटा भाई के तरफ रहेंगे तो रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे साथ ये रहना चाहती है तो हम भी रख सकते हैं इसको, क्योंकि 5 साल से रखे हुए कोई खर्चा छोटा भाई नहीं दे रहा है। माँ बहन को भी घर से बाहर कर दिया है। अथी नहीं उपाय मिल रहा है, तब जाके माँ से भी जमीन हम बेचवाए, माँ को जमीन बेचवा के इसका इलाज भी करवाए। कोई कानूनी कार्रवाई उसके कर ही नहीं रहा। अगर किया होता है आज तक तो आज हम बाहर में नहीं रहते, माँ हमारे साथ नहीं रहती। प्रशासन अगर किया रहता तो समूचे जमीन वो हथिया के जोत रहा है। अब रुक करेंगे झारखंड की खबरों की, जहां झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन आज विपक्ष ने कई मुद्दों पर सवाल उठाए। इसी बीच एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल आजसू ने स्वास्थ्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर दी है। इस क्रम में ही धरने पर बैठकर विधायक निर्मल महतो ने सदन परिसर में एपीएन न्यूज के जरिए खुलकर आवाज उठाई। तो वहीं इन आरोपों पर हमारी संवाददाता तृप्ति से बातचीत में कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप ने स्वास्थ्य मंत्री का जमकर बचाव किया। हम लोग एक ही जिला का है और ममता देवी 5 लाख घूस देकर अपने मंत्री से काम नहीं करवा पा रहे हैं, ये दुखद बात है। और जो मंत्री जी लोग डायरेक्ट अपने पक्ष के विधायकों से घूस लेने का काम कर रहा है, हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से, वो भी मेरे क्षेत्र का मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे मांग करेंगे कि अभी इरफान अंसारी को बर्खास्त करके इसका जांच किया जाए। सदन के अंदर आप किसी बात अभी रखेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात रखेंगे, उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को तत्काल बर्खास्त करने की मांग करने वाले आज विधायक, और उन्होंने जिस तरीके से घूस लेने का आरोप लगाया है ममता देवी पर, मुख्यमंत्री के आगे वो मांग रखने वाले हैं। आज सदन में काफी हंगामा होने वाला है, सदन का आखिरी दिन हंगामेदार होने वाला है, इससे पता चलता है। देखते हैं आगे क्या होता है सदन में। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार। हमारे बीच इस वक्त कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप है, उनसे सर क्या कहना है आपका, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करेंगे कह रहे हैं निर्मल महतो, जैसा आपने जाना कि ऑडियो की क्लिप वायरल होने के बाद घूस लेने का आरोप लगा। देखिए, एक चीज है, वैसे कोई वीडियो नहीं है, ना ही वैसे कोई बात हुई है। अंदर खाने हमारे सीएलपी की जो बात होती है वो बाहर लिखी नहीं हो सकती है। कोई अगर अब उसको एडिटिंग करके अगर कोई डाल दे रहा है मंत्री को बदनाम, आपका कहना है ऑडियो गलत वायरल किया गया। सीएलपी की बैठक में सिर्फ माननीय विधायक होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं और प्रभारी होते हैं, उसके अलावा सीएलपी की बैठक में तीसरा कोई नहीं होता है।
तो माननीय विधायक की इतना गंभीरता होती है कि वो बात क्या करते हैं, सरकार की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, सरकार में क्या चल रहा है, मंत्रियों का क्रियाकलाप। कोई एक मंत्री के बारे थोड़ी बात हुई है। अगर बात होती है तो चारों मंत्री के बारे बात होती है, सरकार के बारे बात होती है। अगर कोई इसको चला रहा है तो उस पर कार्रवाई हो। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने दिल्ली स्थित झारखंड भवन और ऊर्जा विभाग की गेस्ट हाउस में ठहरने से जुड़े नियमों और व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाते हुए 5 वर्षों का रजिस्टर सदन के सामने पेश किया और मांग की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कैबिनेट निगरानी विभाग द्वारा बनाए गए नियमों को अव्यवहारिक बताते हुए ये भी आरोप लगाया कि अनुशंसाओं के नाम पर मनमानी की गई है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इन मामलों को गंभीर बताते हुए कहा कि सभी पहलुओं की जांच के साथ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इससे पहले सदन परिसर में विपक्ष द्वारा पोस्टर और बैनर तले सत्ता के विरोध में भ्रष्टाचार से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों पर सदन परिसर में भारी हंगामे किए गए थे। मौके पर नेता प्रतिपक्ष के साथ भाजपा के कई विधायकों ने नारेबाजी करते हुए मीडिया को संबोधित किया। ट्रेजरी बेंच से और माननीय मंत्री के द्वारा गुमराह करने वाली बात से कितना झारखंड की जनता आहूत है। हमको सैकड़ों फोन आया कि सदन में माननीय मंत्री ने 100 रुपया 100 CFT का बालू का दर किया, लेकिन हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि माननीय मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। उन्हें सदन के अंदर अपने ट्रेजरी बेंच से खड़ा होकर ये बताना चाहिए कि उन्होंने जो कल कहा वो अज्ञानता में कहा, नहीं जानते हुए। अगर मंत्री इस तरह का, ये भाषण का मंच नहीं है। यहाँ पर जो माननीय मंत्री बोलते हैं वो सदन और सदन की प्रॉपर्टी है और पूरे झारखंड उसको देखता है। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा दुखद बात है। झारखंड में बालू की किल्लत और अवैध खनन से जुड़े मुद्दे पर विधानसभा परिसर में शीतकालीन सत्र के 5वें दिन भी विपक्ष ने हंगामा किया। इस मुद्दे पर पिछले दिनों सदन में भाजपा विधायक शशि भूषण मेहता ने जमकर आवाज उठाई थी और आज फिर उन्होंने APN न्यूज से बातचीत में इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। हमारे बीच इस वक्त शशि भूषण मेहता है, विधायक है। मैं तो भी काफी हंगामा करते नजर आए। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने तक की मांग करने की बात कही। देखिए, मामला तो कई मुद्दे थे जिसको सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, मामला है सो सभी बालू का ये मामला है। अब बालू का जब है सो सवाल है सो का जवाब मंत्री दे रहे थे तो आप देखे होंगे कि ऐसो ये कई तरह के ऐसो ये मतलब टाल मटोल करके ऐसो जवाब दिए। हाँ, ये 377 ऐसो ये पूरे राज्य में बालू घाटी हो गया है, 100 रुपया मिल रहा है। कहीं कोई जाकर के देख लें कि कहीं भी मतलब राज्य के किसी कोना में 100 रुपया में 100 CFT बालू नहीं मिलता है। तो ये भागने की कोशिश की और उसके बाद जो मुद्दाएं हैं जो बालू है सो कहिए कि बिहार से आ रहे हैं, जो 100 CFT है सो कहिए कि 7,000 में मिल रहा है। ये सब मामला है सो अभी भी बरकरार है और हम लोग इसको सरकार से फिर से कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से ये सो बालू कैसे उपलब्धता है सो करें। और जो थानेदार का जो कहिए कि सो बालू पर कब्जा है, थानेदार जिसको चलाना चाहिए ऐसो ये बालू उपलब्ध करना चाहिए वही कराता है। हमारा मुद्दा है सो ये OBC का सो आरक्षण का मुद्दा। इन्होंने चुनाव में जब गए थे पहले पूर्व में मिलता था सो OBC को सो आरक्षण मिलता था 27%। इन्होंने सो ये अभी सरकार दे रही है सो 14%। और 14% जब दे रही है तो इन्होंने जब वादा किया था कि भाई हम 27% आरक्षण देंगे तो 27% आरक्षण देना चाहिए। अब तक 1 साल बीत के देना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं दिया। यह कहिए कि ये राज्य के 55% आबादी का मामला है, उनके हक अधिकार का मामला है, उन्हें सत्ता में भागीदारी का मामला है। इसको सो अमल करें, सो राज्य सरकार करें, हेमंत सोरेन जी करें। इसके लिए हम लोग उनको सदन में रख करके आग्रह करना चाहेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ APN न्यूज से मैं नमस्कार। झारखंड विधानसभा में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के बीच सदन की कार्यवाही के बीच एक बड़ी बहस देखने को मिली, जिस पर अब राज्य के प्रमुख सत्ता दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक अमित महतो ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए APN न्यूज के समक्ष बड़ा बयान दिया।
कांग्रेस की विधायक दल के नेता प्रदीप यादव जो स्वास्थ्य मंत्री पर भी काफी ज्यादा थैलेसीमिया के पेशेंट को लेकर हमलावर नजर आए, काफी नाराज नजर आए, क्या कहेंगे? हमलावर और नाराज की बात नहीं है, अपनी बातों को सदन में रख रहे थे जिसका जवाब माननीय मंत्री जी दे रहे थे। काफी ज्यादा गर्मा गर्मी माहौल बना हुआ था, क्या वो संतुष्ट नहीं थे कि राज्य सरकार से ही वो संतुष्ट नजर नहीं आए? उनका कहना था कि इन पेशेंट्स के लिए जो फ्री में उन्हें ब्लड डोनेट किया जाता है उसकी आंकड़े नहीं है, ऐसा कहना है उनका। ऐसी बात नहीं है, संतुष्ट नहीं थे तो फाइनली तो वो संतुष्ट हुए और बैठे अपने आसन पर। और मंत्री सरकार जी ये से चाहती जैसा है, कि सरकार- अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि वो बाहर भी बात कर सकते, लेकिन यहाँ पर वो क्यों नाराज नजर आए? नहीं, एक पक्ष के नेता होकर। बाहर बात करना ये नहीं है, एक सदन में अपनी बातों को रखने के लिए माननीय सदस्य आया करते हैं, इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि अपनी जो बातें हो वो सदन के अंदर हो और सदन में बातों को इसलिए रखने का प्रयास करते हैं। हाँ, यदि अगर उस तरीके से कहीं कुछ बातें आती है जिसको कि वो सदन में निपटा नहीं पाते हैं तो अध्यक्ष जी के द्वारा कहा जाता है कि आप जाकर बैठकर मसले को सुलझा लें। मतलब थैलेसीमिया के पेशेंट को लेकर बाकी ऐसे पीड़ित दुर्लभ बीमारी वाले जो पेशेंट होते हैं उनको जो ब्लड दिया जाता है, जो ब्लड डोनेट किया जाता है, उसकी व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार से जो सवाल खड़ा किया गया था प्रदीप यादव की तरफ से, इस पर काफी ज्यादा माहौल जो है सो काफी ज्यादा पक्ष के बीच ही गर्माता हुआ नजर आया। हालांकि पक्ष ने जो कहा वो हम आपके बीच रखते नजर आए। कल का क्या माहौल होगा वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से, नमस्कार। आगामी 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की महारैली वोट चोर गद्दी छोड़ में बोकारो से कार्यकर्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने और बूथ लेवल तक कांग्रेस संगठन की समीक्षा करने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश बुधवार रात्रि को बोकारो आए थे। यहां राम राज्य सभागार में उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें जिला अध्यक्ष जवाहरलाल मेहता समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए वक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से जब यह पूछा गया कि कांग्रेस संगठन मजबूत करने की बात कर रही है और विधानसभा में उसके मंत्री और विधायक आपस में तू मैं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मंत्री को सवालों के संदर्भ में पूरी जानकारी होनी चाहिए और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इंडिया गठबंधन सरकार में किसी तरह की कोई दरारी नहीं है। जो भी जन उपयोगी या जनता के हित से संबंधित प्रश्न विधानसभा में होते हैं, मंत्रियों को पूरी जानकारी के साथ उसका जवाब देना चाहिए ताकि वो हमारे प्रश्नकर्ता भी संतोष हों और जनता का भी काम हो। लड़ने का कोई सवाल नहीं है, कहाँ लड़ाई है। कोई जनमुद्दों को यदि उठाता है अखबार में, चाहे हमारे विधानसभा में कोई माननीय विधायक, तो जनता के हित के लिए उठाता है और उसमें मंत्रियों को पूरी संजीदगी के साथ में प्रश्न के आलोक में उसको जवाब देना चाहिए। कांग्रेस की दिग्गज नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की नागरिकता और वोट के आधार को लेकर संसद से लेकर कोर्ट तक मामला गर्मा हुआ है। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस जारी कर जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को करने का फैसला सुनाया है। इसी कड़ी में झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ नोटिस जारी की गई। दिल्ली पुलिस और सोनिया गांधी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में नोटिस जारी की गई है। भारतीय नागरिकता को लेकर ये नोटिस जारी की गई है। क्या कहना है आपका इस पर सोनिया गांधी को? देखिए, पूरे देश में जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं और जिस तरह से बेतुकी बातें की जा रही है, कोर्ट को भी गुमराह करने का प्रयास किया जाता है, ये सब सरकार के एजेंडे के तहत होता है और हम समझते हैं इस बात में कोई गंभीरता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। हाँ, जो न्यायालय में कोई बात जाती है तो उस बात का न्यायालय संज्ञान लेता है, वो संज्ञान लेने का काम नहीं किया। देखिए, सदन में विधायक को अपना सवाल पूछने का अधिकार है, मंत्री को अपने तरीके से जवाब देने का अधिकार है। कई बार नोकझोंक हो जाती है और उसको सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए कि लोकतंत्र में लोगों को जो सुविधाएं मिली हुई है, जो बोलने का अधिकार है, जो सुनने का अधिकार है, उसका प्रॉपर पालन हो रहा है। उसमें कहाँ किसी को तकलीफ होने की बात। हाँ, सदन में अध्यक्ष होते हैं तो अध्यक्ष की एक गरिमा है और निश्चित रूप से वो अपनी गरिमा का ध्यान रखते हुए समय समय पर रोक टोक करते रहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये हमारे बीच थे कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजेश ठाकुर, जिन्होंने झारखंड कांग्रेस की स्थिति पर पूर्व विधायक के तौर पर अपनी बात रखी। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से झारखंड विधानसभा परिसर में मैं तृप्ति। नमस्कार। हजारीबाग के पेलावल थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम ने अचानक दबिश दी है, जिससे पूरे इलाके में हलचल मच गई है। जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम वहां 3 वाहनों के काफिले के साथ अचानक आज पहुंची और एक घर को घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई संदिग्ध आतंकी शाहनवाज आलम से जुड़े नेटवर्क की पूरी जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से की जा रही है, जिसकी गिरफ्तारी अक्टूबर 2023 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की थी। मिली जानकारी के अनुसार टीम ने उनके घर के भीतर मौजूद लोगों से कई अहम सवाल पूछे। इस छापेमारी के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों ने कार्यवाही की संवेदनशीलता को देखते हुए किसी भी तरह की जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है। बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले दिनों से 54 आउटसोर्सिंग स्वास्थ्यकर्मी मानदेय सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन इस दौरान ना संबंधित आउटसोर्सिंग कंपनी और ना विभागीय अधिकारियों के कान में जू रेंगा है। कोई इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है। हड़ताल कर्मियों का कहना है कि हमारे दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है, यूं ही हम लोग हड़ताल पर नहीं बैठे। पिछले 6 माह से संबंधित कंपनी ने हम लोग को मानदेय नहीं दिया, जिससे हम लोग को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सभी पर्व त्योहार यूं ही बीत गए। बार बार कंपनी और अधिकारियों से याचना की, अवगत कराते रहे, लेकिन ना कंपनी सुनी और ना विभागीय अधिकारी। जब तक पिछले 6 माह का बकाया मानदेय सहित अन्य सभी मांगे पुख्ता तौर पर पूरी नहीं हो जाती, हड़ताल अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगी। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार यहां सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद के ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों के निराकरण वापसी संबंधी प्रक्रिया को अनुमोदित किया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने नवीन विश्राम भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कैबिनेट की बैठक के लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महत्वपूर्ण निर्णयों में मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों के निराकरण वापसी संबंधी प्रक्रिया को अनुमोदित किया गया। मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की समीक्षा एवं परीक्षण के लिए जिन्हें न्यायालय से वापस लिया जाना है, मंत्रिपरिषद उप समिति के गठन की स्वीकृति दी है। यह समिति प्रकरणों के परीक्षण के उपरांत प्रकरणों को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां महाराष्ट्र के शीतकालीन अधिवेशन में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। वन्य जीवों के बढ़ते हमलों की ओर सरकार का ध्यान के लिए विधायक शरद सोनावड़े ने तेंदुए का वेश बनाकर विधान भवन में प्रवेश कर अनोखा आंदोलन किया। सोनावड़े ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुए के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन पीड़ित किसानों को मिलने वाली मदद और रोकथाम के उपाय बेहद अपर्याप्त हैं। सोनावड़े की प्रमुख मांगे हैं कि तेंदुआ और अन्य वन्य जीवों के हमलों से गांव की सुरक्षा, पीड़ित परिवारों को तत्काल और पर्याप्त आर्थिक सहायता, वन विभाग की ओर से त्वरित कार्यवाही करने वाली विशेष टीम का गठन किया जाए।
अलीबाग के नागांव क्षेत्र में आतंक मचा रहे तेंदुओं को कल रात डॉट मारने से के बावजूद पकड़ा नहीं जा सका। रात भर तेंदुओं का कोई पता नहीं चला। इस हमले में कुछ 6 लोग घायल हुए हैं। कल सुबह से ही नागांव गांव में तेंदुए ने हड़कंप मचा रखा था। सुबह के समय 3 लोगों पर हमला किया, दोपहर में 2 लोगों पर और रात में 1 व्यक्ति पर हमला किया। अलीबाग पुलिस, वन विभाग और रेस्क्यू टीम पिछले 24 घंटे से तेंदुओं का पीछा कर रही थी, लेकिन तेंदुआ अभी तक पकड़ में नहीं आया। आज नागांव में स्कूल बंद रखे गए। नागरिकों और पर्यटकों को घरों और होटलों से बाहर निकलने की मनाही की गई। अलीबाग जिला मुख्यालय होने के बावजूद वन विभाग के पास हिंसक जानवर पकड़ने के पर्याप्त उपकरण नहीं मिले, जिसके चलते पुणे से विशेष पथक बुलवाना पड़ा। अब बात करेंगे पंजाब की खबरों की, जहां अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों का एक ही टारगेट है, अकाली नेताओं को खत्म करके ही पंजाब पर राज किया जा सकता है। विक्रम मजीठिया पर ड्रग्स बेचने का झूठा आरोप लगाया गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहलका मजीठा के वोटरों से इनकम से ज्यादा संपत्ति होने का आरोप लगाकर अपील की। सुखबीर बादल ने 14 दिसंबर को शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवारों और ब्लॉक समितियों और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर के उम्मीदवारों को चुनने का बड़ा ऐलान किया। बादल ने कहा कि जब तक मैं अकाली दल का प्रेसिडेंट हूं, तलवीर गिल को कभी अकाली दल में शामिल नहीं किया जाएगा। चैलेंज करता हूं भी कि ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ। ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ AI ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਸਾਰਾ ਅਸਲੀ ਚਿੱਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਜੇ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਧੱਜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਓ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੰਡਾ ਝੂਲਣ ਲਾ ਦਿਓ, कोई टेंशन नहीं। पटियाला शहर में ब्लॉक समिति और जिला परिषद की आने वाली चुनाव को ध्यान में रखते हुए पटियाला पुलिस द्वारा पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इस दौरान एसपी सिटी पलविंदर सिंह चीमा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि चुनाव को पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शहर में पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। इसी तरह फ्लैग मार्च भी नियमित रूप से जारी रहेगा। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।